बादशाह में। तो आज हमारे साथ इस खास सेगमेंट बजट के बादशाह में जुड़ चुकी हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट की सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट शिबानी सरकार कुरियन जी। शिबानी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, बजट से आपकी उम्मीदें समझें। एक बार मार्केट्स पे आपका व्यू समझना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी नर्वसनेस ऑलरेडी हम देख रहे हैं मार्केट्स में। एकाएक करके लेवल्स टूट रहे हैं, नतीजों का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, खासतौर से दिग्गज अर्निंग्स का, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो हैं ही। ऐसे में बाजार की चाल आगे कैसे आप देख रहे हैं? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो जैसे आपने कहा कि मार्केट्स के जो 3 फैक्टर्स होते हैं मार्केट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक है एक्सटर्नल फैक्टर, जहां पे हम अभी भी अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, जो ट्रेड और टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी, वो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रही है। दूसरी बात है अर्निंग्स की। तो अभी हमने Q3 के अर्निंग्स की शुरुआत देखी है, पर यहाँ पे अगर अर्निंग्स देखें तो इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन निफ्टी के लिए हाई सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ के है, पर यहाँ से चल के अर्निंग्स FY27 में हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि अर्निंग्स इंप्रूव होने चाहिए, और स्लाइटली ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तीसरी बात है मार्केट के वैल्यूएशंस। हमारे मार्केट्स अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखी है लास्ट कैलेंडर ईयर टू डेट में, और इसके कारण रिलेटिव वैल्यूएशंस हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल्स पे पहुंच गए हैं। पर अगर हम मार्केट्स के अलग अलग सेगमेंट्स देखें तो लार्ज कैप्स अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से उनके वैल्यूएशंस है प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे। मिड कैप्स के वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े प्रीमियम पर चल रहे हैं, पर वहां पे अर्निंग्स डिलीवरी काफी मजबूत रही है। पर स्मॉल कैप्स में अभी भी अर्निंग्स डिलीवरी आई नहीं है, और वहां पे वैल्यूएशंस काफी एलिवेटेड है। तो इस माहौल में एक तो नियर टर्म अभी तक अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट हमने नहीं देखी है, पर एक्सपेक्टेशंस है अर्निंग्स इंप्रूवमेंट की। पर ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज और मिड कैप्स बेटर प्लेस लग रहे हैं। स्मॉल कैप्स में अभी भी हमारा व्यू थोड़ा बहुत कॉशियस है। और सेक्टर्स देखें तो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स अभी भी बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि ग्लोबली अभी भी हम अनसर्टेनिटी ट्रेड और टैरिफ पे देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनसर्टेनिटीज हैं ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, जियोपॉलिटिक्स को लेकर। शिबानी मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक दिस साइड। मैम, तो क्या मान के चलें, क्योंकि जब ये साल शुरू होने वाला था तो डिबेट चल रही थी कि क्या 2025 से 2026 में बेहतर रिटर्न देखेंगे, और ये सारे के सारे एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो रही थी कि नहीं अर्निंग रिकवरी आएगी और उसके बाद वैल्यूएशन थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे और शायद एफआईज भी आ जाएं। अब ये चीज़ें कम से कम शुरुआत में तो अर्निंग साइकिल में दिखाई नहीं दे रही हैं Q3 के नंबर्स में। क्या उम्मीदें हैं आपकी इस साल में रिटर्न्स को लेकर? कितनी अपेक्षाएं रखें? तो आप सही कह रहे हैं कि शुरुआत जो हुई है थोड़ी बहुत नर्वस शुरुआत हुई है मार्केट्स की। पर अगर हम इस क्वार्टर के अर्निंग्स भी देखें तो अभी तक जो नंबर्स आए हैं वो लार्जली 2 सेक्टर्स में हमने नंबर्स देखे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी में, और दूसरी है थोड़े बहुत बैंकिंग सेक्टर के। हमने जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके नंबर्स हमने देखे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स एक्चुअली काफी मजबूत आए हैं। लोन ग्रोथ में हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, और मार्जिन ट्रेजेक्ट्री जहाँ पे थोड़ा बहुत फियर था कि रेट कट के कारण मार्जिन पे प्रेशर आएगी, मार्जिन अभी तक बनाई हुई है। पर यहाँ से जो आगे चल के अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस है इस क्वार्टर के, जैसे मैंने कहा कि कंसेंसस अगर नंबर्स भी देख ले तो कंसेंसस नंबर्स निफ्टी के लिए हाई सिंगल डिजिट के ही एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, और पूरे मार्केट के जो बाकी स्टॉक्स है और कंपनीज है उनके अर्निंग्स अभी तक आए नहीं है। तो आगे चल के अगर हम एक साल आगे देखें तो FY27 में अभी भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी के अर्निंग्स जो इस साल मिड सिंगल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट अर्निंग्स होंगे, वहां से मिड टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ की हमारी अपेक्षा है। तो अर्निंग्स इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं FY27 के लिए। एक बड़ा सेक्टर है जहां पे हम अर्निंग्स इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, जिसके कारण निफ्टी में भी अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आ सकती है, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग, कंजम्पशन, सिक्लिकल्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, इन सब सेगमेंट्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि FY27 में अर्निंग्स मजबूत रहेगी, और ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स डिलीवरी का एक्सपेक्टेशन अभी भी हम रख रहे हैं FY27 के लिए।
ओके, तो शिवानी जी, लेकिन मैम एक सवाल ये है कि बजट में ऐसे किस तरह के अनाउंसमेंट की ज़रूरत है ताकि एफआईआईज़ की बाज़ार में वापसी हो सके, और क्या लग रहा है ये बजट कौन से पॉजिटिव ट्रिगर बाज़ार को दे सकता है, क्या उम्मीदें करनी चाहिए, या किस तरह के फैसले से एफआईआईज़ की वापस से री एंट्री हो सकती है? एक तो हमारा मानना है कि जो बजट का फोकस वो अभी भी फिस्कल कंसोलिडेशन और ट्रांसपेरेंसी पे रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट चेंज हम इस बजट में देखेंगे वो है कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट के बजाय पब्लिक डेट टू जीडीपी टारगेटिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, और इसका जो ट्रेजेक्टरी है वो ऑलरेडी हमें हमारे सामने रखा गया है। तो जो शार्प फिस्कल कंसोलिडेशन हम कुछ साल से देख रहे थे, उसका पेस शायद कंसोलिडेशन का पेस थोड़ा बहुत मॉडरेट हो सकती है, जिसके कारण फिस्कल इम्पल्स या इम्पेटस मिल सकती है मार्केट को। तो वो एक हम नजर रखेंगे। दूसरी बात है कि ये जो बजट प्रेजेंटेशन है इस एक ऐसे माहौल में हो रही है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अभी भी काफी अनसर्टन है, तो क्लियरली फोकस रहेगी हाउ टू बूस्ट जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है। और पिछले बजट में भी हमने देखा था कि जो बजट के पॉलिसीज थे वो काफी हद तक अफोर्डेबल कंजम्पशन, मास कंजम्पशन और रूरल सेक्टर्स के ऊपर उनका ध्यान था। तो हमारा मानना है कि शायद इस बजट में भी अफोर्डेबल मास कंजम्पशन के ऊपर ध्यान रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिस पे ऊपर हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी तक जो बजटेड नंबर्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर के, वहां से अभी जो ऑलरेडी नंबर्स हमें पता है वहां पे ग्रोथ हम देख रहे हैं, पर आगे चल के पब्लिक कैपेक्स का जो स्पेंड है वो कैसे आगे बढ़ेगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी तक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में जो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए वो उतने हद तक इम्प्रूवमेंट हमने नहीं देखा है। तो पब्लिक कैपेक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स प्लस स्टेट कैपेक्स का जो इम्पोर्टेंस है फॉर इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ वो अभी भी बरकरार है। तो फोकस कितनी रहेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, वो एक इम्पोर्टेंट ओवरऑल बजट के लिए हम एक नंबर या नतीजा हम उस पर ध्यान रखेंगे। तो नेट नेट जो एरियाज ऑफ फोकस मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी और डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि ग्लोबली अभी भी अनसर्टेनिटी चल रही है, इन्वेस्टमेंट पुश, और फाइनली जॉब क्रिएशन पे क्या क्या स्टेप्स अनाउंस करेंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा बजट के हिसाब से। राइट, शिवानी मैम, क्या रेलवे और डिफेंस जैसे काउंटर्स को एक बार फिर देखने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, पिछले अगर 5-6 साल का ट्रेंड निकाले तो बीते 2 साल से पहले जिस तरीके का बूस्ट इन दोनों ही खेमों को मिला था, अगर आप बात करें सरकारी केपेक्स और साथ ही फोकस को लेकर, एक री रेटिंग ज़रूर हुई थी, बट अब जो है ये सभी सेगमेंट्स ही एकाएक ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं। बट क्या इस बजट से कुछ उम्मीदें रखें? तो जैसे आपने कहा कि जो पिछले कुछ सालों से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ देख रहे हैं, तो हमारा मानना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या बजट स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विल मोर और लेस जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है उसको ट्रैक करेगी, पर जो फोकस रहेगी वो स्ट्रेटेजिक फोकस रहेगी कि स्पेंड जो होनी चाहिए कैपेक्स में वो स्ट्रेटेजिक एरियाज में फोकस स्पेंड हम देख सकते हैं। उसमें डिफेंस एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जहां पे हमारा मानना है कि डिफेंस स्पेंडिंग अभी भी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में डिफेंस का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसपे गवर्नमेंट शायद फोकस करे। तो ओवरऑल कैपेक्स स्पेंड जो ग्रोथ हम लास्ट में भी 3-4 साल से देख रहे हैं, वहां से ग्रोथ मॉडरेट होके नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से आगे चलेंगे, पर उसके अंदर स्ट्रेटेजिक फोकस डिफेंस, रेलवेज, शिप बिल्डिंग, इन सेगमेंट्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फोकस बनाए रखेंगे। शिबानी मैम, एक और सवाल, वैल्यूएशंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब बाजार इस तरह के होते हैं, तो आपके हिसाब से कहाँ पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्रेश फंड डिप्लॉयमेंट के लिए, और कहाँ पर आपको लगता है कि नहीं अब कॉशियस हो जाना चाहिए या फिर दूर रहना ही बेहतर स्ट्रेटजी होगा?
तो वैल्यूएशन जब हम देखते हैं, एक तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, एक और दूसरी वैल्यूएशन जो रिलेटिव टू इमर्जिंग मार्केट्स या अदर कंट्रीज। एफआईआई जब वैल्यूएशंस देखते हैं वो दोनों को पर ध्यान देते हैं, और इस हिसाब से अगर इंडिया के रिलेटिव वैल्यूएशंस इमर्जिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आज हमारा जो प्रीमियम है इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से वो लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल्स पे है। और यहाँ से जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट आएगी, वो एक रिलेटिव वैल्यूएशन की बात हो गई। दूसरी बात है एब्सोल्यूट वैल्यूएशंस। तो अगर हम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीन सेगमेंट्स में देखें, तो लार्ज कैप यानी कि निफ्टी के वैल्यूएशंस 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के नजदीक है, तो वैल्यूएशंस वहां पे रीजनेबल है। मिड कैप्स के वैल्यूएशंस अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े प्रीमियम पे चल रहे हैं, पर मिड कैप की जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी रही है लास्ट फ्यू क्वार्टर से, मिड कैप के अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स के हिसाब से आगे चल रही है। ये अर्निंग्स ग्रोथ काफी हेल्दी रही है, तो वहां पे भी हम अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं। जो कॉशियस हमारा व्यू अभी भी बनाए रहा है वो है स्मॉल कैप्स पे। स्मॉल कैप्स में अर्निंग्स डिलीवरी काफी वीक रही है, और वहां पे वैल्यूएशन प्रीमियम 30 to 40% प्रीमियम लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से है। तो इसका मानना है इसी वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रेफरेंस लार्ज और मिड के तरफ है। स्मॉल कैप्स में अभी भी हमारा व्यू कॉशियस है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो एक जो बड़ा सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशंस अभी भी फेवरेबल है वो है बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पे हम लोन ग्रोथ में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, और हमारा मानना है कि जैसे आगे चल के मार्जिन्स, जो पिछले साल मार्जिन्स पे हमने काफी दबाव देखा था, वो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट भी आएगी, जिसके कारण अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आ सकती है। और आज हम बैंक्स के वैल्यूएशन देखें, प्राइस टू बुक और आरओई दोनों को ध्यान में रखते हुए वो लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से काफी फेवरेबल है। तो नेट नेट मार्केट में लार्ज और मिड वहां पे हमारा व्यू थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, और स्मॉल कैप्स में व्यू अभी भी कॉशियस या अंडरवेट है। तो स्मॉल कैप में सतर्क रहने की सलाह, लार्ज कैप और मिड कैप में अभी भी पॉजिटिव नजरिया आपका है। शिवानी मैम, एक सवाल, आपने अलग अलग सेक्टर की तो बात कर ली है, बैंकिंग भी बताया, और हम बजट में बात करते भी है कि इंफ्रा और कैपेक्स रिलेटेड जितनी भी कंपनियां उनको फायदा होता है, डिफेंस की बात करते हैं, लेकिन आईटी डिजिटल इंडिया पर भी सरकार का फोकस है, एआई को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, कुछ आरएनडी पर फोकस बढ़ सकता है, तो आईटी एज ए थीम काम कर सकती है क्या? और दूसरा, रिटेल निवेशकों के लिहाज से देखें तो क्या कुछ फायदा इस बजट से उनके लिए मिल सकता है जो रिटेल निवेशक है बाजार के? तो पहले आईटी पे चर्चा करते हैं। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और आईटी स्पेंड्स और आईटी में इन्वेस्ट करना हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इस पे सरकार और बजट दोनों की ध्यान शायद बनी रहे। बट सेक्टर के बारे में बात करें तो एक साल से हम सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्योंकि जो ग्लोबल डिस्क्रिशनरी स्पेंड हम देखते हैं सर्विसेज के लिए, वहां पे इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी बड़ी बनी रही है। पर अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो डील विन ट्रेजेक्टरी है, इस क्वार्टर में भी जो भी नतीजे आए हैं वहां पे भी हमने देखा है कि डील विन्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, और हमारा मानना है कि धीरे धीरे डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो पिछले साल नहीं थी, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड शायद धीरे धीरे वापस भी आए। तो आईटी में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है अगले साल FY27 में, वहां पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम FY26 के हिसाब से इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। आईटी में टिपिकली जो Q1 या Q2 क्वार्टर्स है, वहां पे सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स माने जाते हैं, तो जो ग्रोथ इंप्रूवमेंट वो शायद हम Q1 ऑफ FY27 से धीरे धीरे हम देख सकते हैं। और आईटी सेक्टर में जो लार्ज कैप्स है वहां पे वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है, तो हमारा मानना है कि धीरे धीरे सेक्टर में इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो आपका था वो है रिटेल निवेशक। तो एक तो फैक्ट है कि जो बजट, हमारा मानना है कि जो फोकस बजट का है वो मास कंजम्पशन, अफोर्डेबल कंजम्पशन या बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन पे ही रहेगा, कि कैसे इस सेगमेंट को बूस्ट किया जा सके। जो पिछले एक साल से हम देख रहे हैं वो बोथ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी इस सेगमेंट को टारगेट कर रही है, क्योंकि कोविड के बाद इस सेगमेंट में हमने सबसे ज्यादा दबाव देखा है। तो हमारा मानना है कि इस बजट में भी कंजम्पशन या डोमेस्टिक कंजम्पशन पे फोकस रहेगी, पर वहां पे भी मास सेगमेंट पे फोकस ज्यादा बनी रहेगी।
शुक्रिया शिवानी मैम, आपने वक्त निकाला और अपने 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया और बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए और रिटेल निवेशकों के लिए कहाँ कुछ मौके हो सकते हैं, इस पर भी आपने अपनी राय दी, अलग अलग सेक्टर और थीम को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चलिए वापस से बाजार की ओर लौटते। बाजार देखिए तो गिरावट इस बीच थोड़ी सी बढ़ी है। 135 अंकों की गिरावट निफ्टी में दिख रही है। 25,450 25,500 का जो अहम सपोर्ट लेवल जिसकी हम बातचीत कर रहे थे उसके नीचे अब फिसल कर आ चुका है और गिरावट बढ़ती ही जा रही है। और निफ्टी बैंक में भी आज कमजोरी है, 225 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। आज जो दबाव बना रहा है बजाज फिनांस, इटर्नल, टेक महिंद्रा, ट्रेंड, जियो फाइनेंशियल्स जैसे स्टॉक्स है जहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा कमजोरी दिख रही है। सपोर्ट कुछ आ रहा है कुछ चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक से, जिसमें प्राइवेट में कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स है जहां पर थोड़ी बहुत, और कंजम्पशन थीम वाली कुछ स्टॉक्स भी यहां पर चल रहे हैं। चलिए ये तो बाजार की बात हुई, लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं मार्केट एट 10 की और सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस।